Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 जनवरी 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो और हमेशा की तरह आज भी हम लोगों ने टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। खास बात तो यह है ये वीडियो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं जो कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में हेल्प करेगा आपको। साथ ही साथ बहुत सारी आर्टिकल जो भी डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेंगे, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको मेंस में काफ़ी हेल्प करने वाला है। फिर वीडियो के लास्ट में वन वर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आज मैं नहीं लगा पाया हूं, लेकिन हम लोग अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करेंगे। देखो क्या हो रहा है ना, मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही है। ठीक है, मैं इसे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों के ऊपर। इसी वजह से यहाँ पर आज का जो द हिंदू का वीडियो था मॉर्निंग का, सॉरी कल का जो वीडियो था वो काफ़ी लेट भी हो चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आज ये वन वर्ड क्वेश्चन लिखा पाया हूँ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कल से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल काफ़ी लेट हो चुका था मुझे पीपीटी तैयार करते करते, तो उसके बाद यहाँ पर ये प्रिपेयर किया है, फाइनली रिकॉर्ड करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कल से लगा दिए जाएंगे, टेंशन मत लेना क्वेश्चन की। और क्वेश्चन बेसिकली लगाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि आप वीडियो को अच्छे से सुन पाओ। ठीक है, तो कल वाले क्वेश्चन कौन कौन से थे मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ, आपको आंसर कीज प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। पहला क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछा गया था, जो चाइना की एक स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली, मैंने आप लोगों को मैप के थ्रू समझाया था। इसके अंदर चाइना ने पाकिस्तान के कौन से पोर्ट को डेवलप किया है, वो है ग्वादर पोर्ट। और श्रीलंका का कौन सा पोर्ट लीज पर लिया है, वो है हम्बनतोता पोर्ट। और म्यांमार के कौन से पोर्ट पर डेवलपमेंट किया है, तो वह है कायुकपू पोर्ट। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। फिर उसके बाद अगला आर्टिकल कल आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेसिकली एक एक्ट है, उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। और उस एक्ट के थ्रू यहाँ पे बोला गया कि जो भी हमारी सरकार है उनको एग्जेम्पशन किया गया है, उनको छूट दी गई है कि उनके पास जितना भी डोनेशन आ रहा है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जितना भी डोनेशन आ रहा है वो उस डोनेशन को डिस्क्लोज करें। डिस्क्लोज करने में छूट दी गई है, मतलब वो डिस्क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नहीं चाहें तो फिर नहीं कर सकते हैं। ये आप देख पाओगे। तो ये कौन से एक्ट के अंदर बताया गया है, तो वह है फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर। इसके बारे में कल मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रिसेंटली यहाँ पे एक रिपोर्ट ने बताया कि 1.27 मिलियन लोगों की जान गई है 2019 के अंदर, और ये जो जान गई है उसके पीछे का रीजन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो आखिरकार कौन सी रिपोर्ट ने ये सारी बातें बताई हैं, तो उस रिपोर्ट का नाम है ग्रैम, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि अभी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में जो कार्डर कंट्रोल अथॉरिटी है वो आती है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये पूरी इस डिपार्टमेंट के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन 2017 को अभी रिवाइज किया गया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये सारे आर्टिकल कल मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका रिवीजन दिया है। आई होप आप लोगों ने बिल्कुल सही सही इन क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यह है आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है खासकर हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले मैं आप लोगों से वही बात बोलना चाहूँगा जो डेली बेसिस पर बोलता हूँ। चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाता है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करना और उस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। ठीक है, और इस आर्टिकल के बाद आपसे कुछ डिस्कशन करना है, वहाँ पर ज़रूर बने रहना। कुछ इंपॉर्टेंट बात और कुछ यहाँ पर आप और मेरा यहाँ पर काफ़ी कुछ बेनिफिट हो सकता है उस चीज़ को लेकर, वो हम लोग ध्यान में देंगे।
तो अभी ये जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में क्या बोला गया है, देखो इंडिया और यूके है, इंडिया यूके ने मिलकर कोलैबोरेशन क्या है फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो इंडिया यूके के बीच में काफ़ी सारे अभी भी रिसेंटली हमने देखा था अग्रीमेंट हुए हैं, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अनाउंस किया गया था, अब फूड सिक्योरिटी को लेकर कोलैबोरेशन हुआ है। तो अपने आप में इंडिया यूके के जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी, और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सिलेबस के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, वहां से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। क्वेश्चन यह है ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने यहाँ पर एक जॉइंट इंडिया यूके को एड्रेस किया, इस मीटिंग को एड्रेस किया, और इस मीटिंग को एड्रेस करते करते फोकस ये रखा जाए कि जो दोनों कंट्रीज़ है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगी, फूड प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगी, कि फूड को एक तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके ऊपर ध्यान देंगी। अब क्या होगा, देखो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को अच्छे से खाना मिल पाए, जो हंगर है कंट्री के अंदर वो ना देखने को मिले, जो भुखमरी है वो ना देखने को मिले। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने मिलकर कोलैबोरेट किया है कि फूड का प्रोडक्शन होगा, फूड सिक्योरिटी रहेगी और हंगर को कम से कम करेंगे। एग्जैक्टली बताया गया जीरो हंगर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब भुखमरी को हम लोग खत्म करेंगे, ऐसे कुछ गोल सेट करे गए हैं दोनों देश के थ्रू। क्लियर हुआ। पहले तो आप लोग यूके को मैप में देख लो कहां पर एग्जैक्टली आपको यूके देखने को मिलेगा। नाउ जब भी हम लोग यूके के बारे में बात करते हैं तो आपको यूके के अंदर 4 किंगडम देखने को मिलता है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 किंगडम है, वो है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड, ध्यान रखना। और यूके अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है, मतलब दोनों के अंदर अलग अलग यहाँ पे आप देख पाओगे किंगडम्स आते हैं। यूके के अंदर 4 किंगडम है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको ये 3 किंगडम देखने को मिलते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि क्या क्या आखिरकार इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ था। तो पहली बात तो यहाँ पर बोला गया कि जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है उसको लेकर आया जाएगा। मतलब कि देखो फूड के मामले में तो कोलैबोरेट करेंगे ये दोनों कंट्रीज, साथ ही साथ फूड के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स है जहाँ पर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने वाली हैं। तो इंडिया यूके ने मिलकर इन्वाइट किया है ग्लोबल कोलैबोरेशन को, और साइंस के अंदर साथ ही साथ जैसे कि आप देख पाओगे एग्रीकल्चर, मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, इंजीनियर, डिफेंस, इन सभी के अंदर यहाँ पर ये कोलैबोरेट करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इंडिया यूके का जो ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है इसमें क्या क्या होगा, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज वाले होंगे, बेसिक रिसर्च को लेकर प्रोग्राम्स होंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर काम होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर काम होगा। तो ये सारे काम यहाँ पर होने वाले हैं जो कि इस ज्वाइंट कोलैबोरेशन के थ्रू इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो मतलब दोनों कंट्रीज मिलकर ना केवल फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगी, फूड सिक्योरिटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने वाली हैं, कोलैबोरेट करने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोलता है, इश्यूज ऑफ श्रिंकिंग अरेबल आइलैंड। पहला क्वेश्चन ये है कि अरेबल आइलैंड होते कौन से हैं। कोई भी ऐसा लैंड जो कि हम लोग एग्रीकल्चर के पर्पस से इस्तेमाल करें, या फिर एक सिंपल भाषा में कह सकते हो अरेबल लैंड, यहाँ पर कोई भी ऐसा लैंड होगा जहाँ पर हम लोग फसलें वगैरह उगा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो यहाँ पर लैंड का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग अरेबल लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ने मिलकर डिस्कशन किया है कि आज के टाइम पर जो ये बहुत सारा अरेबल लैंड है, जो हमारा एग्रीकल्चर वाला लैंड है वो कम हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, वो कम हो रहा है, उसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज यानी गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, उसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो एक तरीके से एग्रीकल्चर वाले एरियाज है वो काफ़ी कम हो रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये एरियाज फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एरिया कम होते हुए जा रहे हैं। तो इन जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा, और ये जो प्रॉब्लम एड्रेस की जाएंगी ये दोनों कंट्रीज मिलकर साथ में करने वाली हैं, वो आप लोग देख पाओगे ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। क्लियर हुआ। तो मतलब क्या है, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन देंगे। और बोला गया जो अरेबल लैंड है बेसिकली साउथ एशिया वाले रीजन के अंदर, ये 2018 में 43.18% के आसपास हुआ करता था, जो कि लंबे समय तक यहाँ पर देखने को मिला है, इतना ही परसेंट चला है। आप कह सकते हो 1970 से लेकर 2018 तक कोई ज़्यादा चेंज देखने को मिला नहीं। ठीक है, इतना ही यहाँ पर लैंड रहा है, कोई ज़्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है एग्रीकल्चर वाले लैंड के अंदर। फिर उसके बाद बताया गया हाल ही में ये लैंड और कम होता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब इसके पीछे के रीज़न मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज वगैरह के रीज़न थे, जिसकी वजह से ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वो ज़मीन और कम हुई है। तो ज़मीन कम हुई है तो अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया यूके साथ में मिलकर काम करेंगे कि इन ज़मीन का जो नुकसान है बेसिकली वो यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं भरपाई की जाए, और ग्रोथ यानी खासकर जो हमारी फसलों की ग्रोथ है उसको बढ़ाया जाए। प्लस यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है, जो भी यहाँ पर लैंड कम हुए हैं उनके रिगार्डिंग एक कंपनसेशन दी जाए, ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ पैसा का इस्तेमाल करें और बाकी दूसरी जगह पर इस प्रकार से लैंड क्रिएट करें और अपने एनवायरमेंट को वापस से जगाएं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इंडिया यूके मिलकर करने वाले हैं। ये सारा डिस्कशन अभी रिसेंटली मीटिंग के अंदर हुआ है। ये 2 पॉइंट हुए।
तीसरे पॉइंट के ऊपर क्या चर्चा की गई है, वो है न्यूट्रिशनल फूड्स के ऊपर। तो दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी जो न्यूट्रिशनल फूड्स हैं उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाए और ज़्यादा बेहतर किया जाए। इसके लिए एक बॉडी काम करेगी, उसका नाम है नाबी। नाबी की फुल फॉर्म है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट करके यहाँ पर इसका नाम देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे नेशन को काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाएगी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी। मतलब कि देखो, बहुत सारे लोगों को खाना तो मिलता है लेकिन एक न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पाता है, मतलब कि एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिलता है। और जब तक एक न्यूट्रिशियस भरपूर खाना नहीं मिलेगा, बॉडी के अंदर वो फूड नहीं जाएगा, तो क्या ब्रेन का डेवलपमेंट होगा या बॉडी का डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता हुआ नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेशनल सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। वो दुनिया भर में आप देख पाओगे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी हद तक मतलब डिक्लाइन देखने को मिलेगा। प्रॉपरली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है नहीं लोगों के पास, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नाभी यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर काम करने वाला है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवाएगा ताकि लोगों का विकास हो पाए वो अच्छा खाना खाकर। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, अब दोनों कंट्रीज मिलकर जॉइंट फंडिंग करने की, मतलब पैसा देंगी ताकि कुछ चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए, उन चैलेंजेस से लड़ा जाए। जैसे कि दोनों कंट्रीज मिलकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगी, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उनको ठीक किया जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पर फूड प्रोडक्शन के ऊपर पैसा लगाने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दोनों कंट्रीज मिलकर पैसा लगाने वाली है। उसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। देखो, रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत आज के टाइम पर बहुत कम अमाउंट खर्च करता है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे एडिटोरियल भी डिस्कस किए हैं रिसेंटली, आप लोगों को मालूम होगा। तो अभी इन सेक्टर्स के अंदर इंडिया यूके मिलकर पैसा खर्चने वाले हैं। ये क्लियर हुआ। तो क्या क्या करंट इशू के अंदर है, मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों कंट्रीज मिलकर किस किस चीज़ के अंदर कोलैबोरेट करने वाली हैं, चाहे वो फूड का लेवल हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगी दोनों कंट्रीज मिलकर। ये तो हुई करंट की बात कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब बात करते हैं इंडिया यूके के बीच में पार्टनरशिप एग्जैक्टली कैसी है और कितने लंबे समय से पार्टनरशिप देखने को मिली है, एग्जैक्टली इन दोनों के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो इंडिया यूके के पार्टनरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ही मिलकर एक इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज देखने को मिलेगी। दोनों जगह पर आपको डेमोक्रेसी नजर आएगी, आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हमारे अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यूके से अडॉप्ट कर रखी हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री और रिच कल्चर को काफ़ी हद तक शेयर करती हैं और आज के टाइम पर इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा यूके के अंदर। मतलब बहुत सारे भारतीय लोग आपको देखने को मिलेंगे यूके के अंदर जाकर रहते हैं। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूके यहाँ पर एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। मतलब यूके भारत में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है इन द G20 कंट्रीज। G20 कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा। G20 कंट्रीज के अंदर आपको ये सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ये सारी G20 है। G20 के अंदर G7, G8, G20 सब आती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे G20 के अंदर इंडिया भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इधर आपको यूके भी देखने को मिलेगा। तो इन G20 नेशंस के अंदर जो यूके है, बेसिकली ये यूके यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब पैसा इन्वेस्ट करने वाली कंट्री है इस पूरे ग्रुप के अंदर, जो कि भारत के अंदर बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अपने आप में आप समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ पर भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और हाल ही में मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडिया यूके ने मिलकर अग्रीमेंट किया है कि ये लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को यहाँ पर निगोशिएट करेंगे। बेसिकली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया जाएगा, जो व्यापार होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसके ऊपर जो बहुत सारे टैरिफ चार्जेस लगाए जाते हैं उनके ऊपर छूट दी जाएगी ताकि आराम से ये अपना व्यापार को बढ़ा सकें। ये होगा। उसके बाद यहाँ पर यूके ने अपना फोकस दिखाया है इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ। देखो, इंडो पैसिफिक रीजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और यूके ने अभी अपने जो रिलेशंस हैं वो सिंगापुर, कोरिया और जापान, इंडिया के साथ बढ़ाना शुरू करा है। और साथ ही साथ यूके आज के टाइम पर फोकस कर रहा है कि हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक प्रोमिनेंट ग्रुप आपको मालूम होगा, क्वाड है, जो कि मिलकर काम कर रहा है। इसके अंदर 4 नेशंस है, इंडिया भी यहाँ पर इसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्या, यहाँ पर यूके भी सोचता है कि हम लोग को इस पार्ट के अंदर हिस्सा मिले और मतलब कि यहाँ पर यूके भी मिलकर करे काम भारत के साथ। और अभी जो फिलहाल यहाँ पर आपको नेशंस देखने को मिलेंगे, जापान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन कंट्रीज़ के साथ भी अभी यूके के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, इसमें इंडिया भी आता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पर यूके भारत को सपोर्ट करना भी चाहता है, क्योंकि आप देख पाओगे एक तरफ से चाइना का कंसर्न भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। यहाँ पर चाइना अपना पूरी तरह से एग्रेशन दिखाता है, ये बेसिक सी बात है, ये भी आपको मालूम है। फिर उसके बाद आज के टाइम पर इंडिया और यूके के बीच में इन दोनों ने मिलकर अपना रोड मैप तैयार कर रखा है 2030 के लिए। मतलब 2030 तक हम लोग को क्या क्या अचीव करना है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला जो हमारे बायलैटरल टाइज है, दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलेगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में 2030 तक। तो 2030 तक यहाँ पर काफ़ी हद तक रिलेशंस गहरे हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बोला है
कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडिया यूके के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर डिफेंस हो गया, इन सभी को लेकर काफ़ी सारे यहाँ पर फ्रेमवर्क लेकर आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों के ऊपर भी काम करने वाले हैं 2030 तक। फिर उसके बाद अब जब हम डिफेंस के मामले में बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो इंडिया का खुद का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है मार्क 2। इसको यूके पूरी तरह से सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इंडिया यूके के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं। ये ध्यान रखना, इंडिया यूके के बीच में दोनों कंट्रीज़ की जो एयरफोर्स है उनके बीच में इंद्रधनुष होता है, और दोनों कंट्रीज़ की जो नेवी है उनके बीच में कौन कौन अभ्यास होता है, और इनकी दोनों कंट्रीज़ के जो आर्मी है इनके बीच में अजय वॉरियर नाम का यहाँ पर अभ्यास होता है। अभ्यास के ऊपर पहले बहुत क्वेश्चंस बने हैं, ध्यान रखना इनके बारे में। तो इंडिया यूके के रिलेशंस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने आप लोगों को सारी रिलेशंस कवर करवा दिए। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो ऑलरेडी इस टॉपिक को हम अभी से 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या है। दोनों कंट्रीज मिलकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करेंगे। रिसेंटली आपको मालूम होगा COP26 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर इंडिया ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। वहाँ पर हमने फोकस किया है कि हम लोग 1 सोलर 1 ग्रिड वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अपनाएंगे। मतलब एक सूर्य आपको देखने को मिलेगा, एक सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग दुनिया भर को सोलर पैनल के माध्यम से कनेक्ट करेंगे और पूरे दुनिया जो है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएगी, क्योंकि सोलर एनर्जी एक विंड एनर्जी यहाँ पर सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर ये सपोर्ट करेगी और हम लोग पोल्यूशन वगैरह काफ़ी कम कर पाएंगे और सोलर एनर्जी को दुनिया भर से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी बातें भी अभी COP26 के समिट में हुई थी और इंडिया यहाँ पर आप कह सकते हो ये पूरा आइडिया लेकर आया था, जिसको आज के टाइम पर बहुत सारे नेशन सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट यूके यहाँ पर बोलता है इंडिया से कि हमें यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अपना हिस्सा बना लो, एक तरीके से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लो। इंडिया यूके मिलकर यहाँ पर इसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी यूके का एक बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा टुवर्ड्स इंडिया, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? तो मैंने आप लोगों को ये सारी बातें प्रोवाइड करवा दी हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल के बारे में मैंने आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आज से 1-2 दिन पहले बताया था, आपको मालूम होगा। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन नहीं देख पाते हैं। वो लोग बोलते हैं मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो देखता हूं, तो मैं उनके लिए यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर कर दूंगा वापस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, यहाँ पे चर्चा की गई है रीलोकेटिंग द अमर जवान ज्योति टू नेशनल वॉर मेमोरियल। हाँ, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हाँ एक डिस्कशन करना है आप लोग के साथ इस आर्टिकल के बाद। वो ये था, क्या आप लोग यहाँ पर इस पीपीटी का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो? ठीक है, जो पीपीटीज़ मैं आप लोगों को ये आज के टाइम पर दिखा रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों को देखो ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो भी पीपीटीज़ हैं इनको आप लोग डाउनलोड करते हो, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अपने पास रखते हो। क्या इनका आप लोग अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो? मुझे ये बताना। यूज़ क्या मतलब है कि इससे नोट्स वगैरह बनाते हो या नहीं बनाते हो, या फिर सिर्फ ऐसी वीडियो को सुन लिया काम हो गया? ठीक है, अगर नहीं बना पाते हो तो आपके लिए यहाँ पर एक और हेल्प मैं कर सकता हूँ। वो ये है कि हमें थोड़ा सा वीडियो का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपकी हेल्प हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा था रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारे एक तरीके से बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया, खासकर इंस्टाग्राम पर मैसेज किया इस चीज़ को लेकर कि हम लोग इस पीपीटी के अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है, हम लोग पीपीटी के अंदर से चीज़ें सही से लिख नहीं पा रहे हैं, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर हम लोग इसका प्रिंट आउट निकालें तो प्रिंट आउट में तो बहुत सारे पेपर लग जाते हैं, प्रिंट आउट प्रॉपरली निकल नहीं पाता है। तो कोई यहाँ पर कोई सोल्यूशन हो सकता है। तो मैंने काफ़ी सोचा यार कि यहाँ पर अगर अच्छे से वो देखो, बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े पड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट यहाँ पर आप देख पाओगे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पर फिर इसको, जो आज के टाइम पर ही पीपीटी आप लोग को ऐसे स्क्रीन पर दिख रही है जो कि इस प्रकार से चल रही है ना, तो क्यों ना इसको A4 साइज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यही बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारे सोल्यूशन मेरे पास ये भी आए। तो ऐसा एक मैसेज नहीं है, बहुत सारे मैसेज हैं और आज से नहीं बहुत दिनों पहले से आ रहे हैं। उनको कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है इसको लिखने में। तो अगर हम लोग इसकी पीपीटी निकालेंगे तो पीपीटी भी नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर आप देख पाओगे 70-80 स्लाइड होती हैं रोज़, तो पीपीटी कैसे निकल पाए, सॉरी इसका प्रिंट आउट कैसे निकल पाएगा। तो अब यहाँ पे बोला गया कि देखो एक सोल्यूशन ये था कि A4 शीट पर अगर कवर कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब यही प्रेजेंटेशन अगर मैं A4 साइज़ की शीट पर कवर कर दूँ, A4 साइज़ पर समझाता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट छोटा रखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये जो स्लाइड है आज के टाइम पर जो 70-80 स्लाइड है, इसको मैं कम करके 10 से 15 स्लाइड कर दूँ, और क्या हो कि आप लोग एक पेपर के आगे पीछे यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा लो, उसको हाईलाइट कर लो, तो वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पास सारा कॉन्टेंट तैयार रहता है रहेगा। ठीक है, डेली बेसिस पर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, अपने पास रख सकते हो, या फिर मंथली बेसिस पर आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर आपकी पूरी मंथली मैगजीन तैयार हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, डेली हाईलाइट कर लिया करो। तो देखते हैं यहाँ पर आप लोग बताना इसको रिगार्डिंग क्या आपका सजेशन देखने को मिलेगा। क्या हम लोग करें ऐसा काम, A4 साइज़ पर चीज़ों को कवर करें, जिससे आपको हेल्प मिल जाए, आपका टाइम भी थोड़ा सा बच जाए। क्योंकि हो पाता है कि देखो इस वीडियो का कंटेंट डेफिनेटली सबको पसंद आता है, बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हो क्या पाता है वो चीज़ें सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लिख नहीं पा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन लगा। वैसे आप लोग भी नीचे अपना सजेशन दे सकते हो। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर यहाँ पर आपका सजेशन आता है जिस भी प्रकार का, तो आगे उसको मैं फॉलो करूँगा। ठीक है,
अभी फिलहाल आते हैं आर्टिकल पर। इस आर्टिकल में चर्चा की गई है अमर जवान ज्योति के बारे में। आपको मालूम होगा रिसेंटली जो अमर जवान ज्योति है उसको रिलोकेट कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल पर। मतलब जो अमर जवान ज्योति, आपको ये ज्योति दिख रही होगी, इस प्रकार से यहाँ पर ज्योति को लेकर गए और ले जाने के बाद यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर जो अमर जवान ज्योति जल रही थी उसके अंदर मर्ज कर दिया गया। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, क्या दो दो अमर जवान ज्योति हैं? बिल्कुल, एक आपको इंडिया गेट पर देखने को मिलेगी, आपको पीछे इंडिया गेट नजर आ रहा होगा, इंडिया गेट के नीचे ही है, और दूसरी आपको इंडिया गेट से पीछे एक नेशनल वॉर मेमोरियल है वहां पर देखने को मिलेगी। तो इस वाली को कैरी करके पीछे वाली के साथ मर्ज कर दिया है, एक साथ मिला दिया है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। आर्टिकल आपका देखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जीएस पेपर 1 के अंदर एक टॉपिक है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, तो वहां से भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। हम बात करेंगे न्यूज़ में क्यों है ये। देखो यहाँ पर एक हिस्टोरिक मूव ये देखने को मिला है, मतलब ऐतिहासिक मूव है। अभी मतलब कुछ पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो ये अमर जवान ज्योति है इसको मर्ज कर दिया है नेशनल वॉर मेमोरियल के फ्लेम से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ऑफिसर आप देख पाओगे ये लेकर गए और ले जाने के बाद यहाँ पर मर्ज कर दिया हमारी नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। क्लियर हुआ? मैं आपको एक एक करके बात समझाऊंगा। आखिरकार ये जो अमर जवान ज्योति है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखो ये जो ज्योति है ये कब से जल रही है, 1971 की वॉर के बाद से यहाँ पर इसको जलाया गया था। आपको मालूम होगा एक वॉर हुई थी 1971 में, मतलब भारत की आज़ादी के बाद 1971 में एक वॉर होती है, यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे जवान शहीद होते हैं। बट आपको इसके वॉर के बारे में मालूम होना चाहिए, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इस वॉर के अंदर बांग्लादेश यहाँ पर एक कंट्री बनकर आया था, क्योंकि 1971 से पहले ये वाला जो एरिया है ये भी पाकिस्तान हुआ करता था और ये वाला एरिया भी पाकिस्तान हुआ करता था। हालांकि ऊपर वाले को वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे और नीचे वाले को ईस्ट पाकिस्तान। तो हुआ क्या, यहाँ पर जब वॉर हुई, वॉर के बाद यहाँ पर ये बांग्लादेश बनकर आया। तो इस वॉर के अंदर बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अमर जवान ज्योति को जलाया गया था हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के थ्रू। आप लोग देख पाओगे इन्होंने यहाँ पर अमर जवान ज्योति को जलाया था 1971 की वॉर के बाद। क्लियर हुआ यहाँ पर इतना मुद्दा। अब होता क्या यहाँ पर, ये जो जलाया गया है ये क्यों जलाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हमने अपनी जो भी सोल्जर्स हैं उनकी याद में उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, उनकी याद में यहाँ पर ये जवान अमर जवान ज्योति को जलाया गया। अब उसके बाद आपको मालूम होगा इंडिया गेट के बारे में, मैंने आपको बताया इंडिया गेट पर एक काम हुआ है, तो इंडिया गेट के बारे में भी दो चार बातें जरूर जान लो। देखो इंडिया गेट यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, मतलब अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने कब बनाया, देखो यहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, आपको मालूम होगा 1914 से शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 1, है ना। अब इस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बहुत सारे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, मतलब भारत के बहुत सारे सोल्जर्स को ले जाया गया था उस वॉर के अंदर, है ना, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। तो हुआ क्या था, इन सोल्जर्स ने भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस किया, बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर शहीद हुए थे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। फिर उसके बाद एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि बहुत सारे हमारे सोल्जर्स शहीद हुए। तो होता क्या है यहाँ पर कि आप कह सकते हो जो भी यहाँ पर युद्ध हुए हैं इनके अंदर जहाँ भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो इसी के बेसिस पर क्या हुआ, हम जो ब्रिटिश सरकार है, जो यहाँ पर अंग्रेज थे, इन्होंने क्या करवाया, ये एक इंडिया गेट को बनवाया इनकी मेमोरी में। ठीक है, इंडिया गेट को बनवाया गया था। यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर, करेंट टाइम पर इंडिया गेट ऐसा देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यहाँ पर इंडिया गेट कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा होगा इस स्ट्रक्चर के साथ में, है ना, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये इंडिया गेट है हमारे भारत का, और यहाँ पर आप देख पाओगे यह है आर्क डे ट्रॉम्फी। आर्क डे ट्रॉम्फी ये पेरिस के अंदर है। बोला जाता है कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ही यहाँ पर इंडिया गेट को बनाया है, क्योंकि आप लोग देख पाओगे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नजर आएगी दोनों ही पिक्चर्स के अंदर। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अमर जवान ज्योति नीचे की साइड यहाँ पर जलती हुई, है ना। और अमर जवान ज्योति के बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल तो जब आप इंडिया गेट पर जाओगे, इंडिया गेट पे थोड़ा पास में जाना, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से बहुत सारे जवानों के नाम लिखे हुए हैं इंडिया गेट के ऊपर, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। अभी आपको पता होगा रिसेंटली एक और चर्चा की गई है, वो चर्चा ये की गई है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू लगाने वाले हैं। कहाँ पे लगाएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो आप लोग दिल्ली जाओगे तो आपने इंडिया गेट देखना है। आपने इंडिया गेट देखा, यहाँ पर आपको ये इंडिया गेट नजर आएगा। इंडिया गेट से पीछे की साइड आओगे, सामने मत जाना, सामने जाओगे तो आपको राष्ट्रपति भवन नजर आएगा। ये तो आपको पता है, बीच में राजपथ वाला एरिया जहाँ पर सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट का काम चल रहा है ना। अब यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया गेट हुआ। इंडिया गेट से बिल्कुल आप लोग पीछे आओगे तो आपको बीच में यहाँ पर एक एरिया देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पार्क, है ना, ये आपको मालूम होगा। अब इस पार्क से आप लोग पीछे आओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी एक अमर जवान ज्योति जल रही है और इंडिया गेट वाले हिस्से पर भी एक अमर जवान ज्योति जलती हुई नजर आएगी।
तो क्या किया गया कि यहाँ से अमर जवान ज्योति को कैरी किया और लेकर आए सीधे, और यहाँ वाली अमर जवान ज्योति के साथ मर्ज कर दिया, मिला दिया गया। सरकार का कहना यह है कि देखो दो अलग अलग जगह ज्योति जल रही थी, तो इसका यहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नज़र आ नहीं रहा था, तो अब फिलहाल एक जगह मर्ज कर दिया जाएगा तो ज़्यादा वो बेहतर रहेगा। क्लियर हुआ। अब जब आप लोग नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में देखोगे तो इसको 2019 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। अगेन यहाँ पर जो भी हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे उनको डेडिकेट किया गया है, उनकी याद में यहाँ पर ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, नाम से आपको पता चल रहा होगा। नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर भी आप देख पाओगे इस प्रकार से हमारे बहुत सारे जवानों के नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको एक और थोड़ा सा जूम करके पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग जवानों के नाम आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने भी यहाँ पर सैक्रिफाइस किया था। क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें आपने जान ली हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया। हाँ, एक स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ। ये आपने देखा, मैं एक सेकंड इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर आपको इंडिया गेट नजर आएगा, इधर नेशनल वॉर मेमोरियल नजर आएगा। अब इन दोनों के बीच में एक जगह है, ठीक है, एक सेकंड, इन दोनों के बीच में आपको एक जगह देखने को मिलेगी। वो जगह कौन सी है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो जगह नज़र आ रही है, ठीक है, ये तो हो गया इंडिया गेट, ये बीच में एक जगह हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनल वॉर मेमोरियल हो गया। यहाँ पर बीच में जो सेंट्रल पार्क है, ये आपको छोटा सा छतरी सा छाया हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। तो इसके नीचे पहले एक स्टैचू हुआ करता था। वो स्टैचू कौन सा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, पहले स्टैचू हुआ करता था किंग जॉर्ज 5 का। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, एक सेकंड, ये देख पाओगे, है ना। तो इस एरिया के अंदर पहले एक स्टैचू हुआ करता था किंग जॉर्ज 5 का। इस स्टैचू को हटा दिया गया। अब इसी जगह पर क्या करने वाले हैं हम लोग, सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाने वाले हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है। उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी। अभी यहाँ पर उनकी मूर्ति जगह एक होलोग्राम लगाया गया था, आप लोग को मालूम होगा, एक पिक्चर का इस्तेमाल किया गया था, बट अभी यहाँ पर उनकी मूर्ति लगाई जाएगी, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। बाय द वे, आपको भाई ये बताना है, पराक्रम दिवस हम लोग कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन बताना। रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया इसको। तो क्लियर हुआ। नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में आपको बता दिया। इसका उद्घाटन लगभग 2019 में हुआ था। हमारे सोल्जर्स को डेडिकेट किया गया क्योंकि बहुत सारी वॉर हुई थी। 1962 के अंदर हमने देखा 19 वॉर वगैरह हुई थी, तो वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हुए, तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे वॉर मेमोरियल को बनाया। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को लेकर। अच्छा, इससे पहले एक और आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको कवर करेंगे। मुझे याद आ गया, इस आर्टिकल के बारे में पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ डॉटर्स। तो इस आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति, एक पिता हैं, ठीक है, अब इनकी कोई प्रॉपर्टी थी, अगर इनकी देहांत हो गया तो उस प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनेगा, लड़की बनेगी या लड़का बनेगा। अभी तक आपको मालूम होगा लड़का वारिस बनता है, लेकिन पिता ने यहाँ पर विल में कुछ लिखा ही नहीं है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने लड़के के नाम में करके जा रहा हूँ या लड़की के नाम में करके जा रहा हूँ। तो इसको लेकर काफ़ी हद तक कंसर्न रहता था। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है कि यहाँ पर लड़की का भी हक रहेगा, ठीक है। तो लड़की भी यहाँ पर अपना हिस्सा मांग सकती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो डॉटर्स का भी पूरी तरह से हक है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर। जितना हक बेटे का है उतना हक डॉटर का भी है। समझाऊंगा आगे पूरा मुद्दा क्या है। तो आर्टिकल आप लोग जीएस पेपर 2 से इसको रिलेट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर ये आर्टिकल के अंदर, सिलेबस के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी करके आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक केस देखा है। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लगभग आप कह सकते हो तमिलनाडु से केस निकल कर आया था। इन्होंने बताया कि देखो लगभग मतलब एक केस है, मतलब आप ओवरव्यू ले सकते हो केस का, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है। 1949 में यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब एक जब पर्सन की डेथ होती है तो क्या होता है कि वो यहाँ पर विल में मेंशन नहीं कर पाते कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी। देखो मैं आपको समझाई देता हूँ। चलो मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि इनकी एक लड़की हुआ करती थी, ठीक है। अब इनकी यहाँ पर एक लड़की, डॉटर लिख देता हूँ, डॉटर हुआ करती थी। अब इनकी डेथ हो जाती है 1949 में। अब क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन नहीं करते हैं कि यहाँ पर मतलब कि किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी। और फिलहाल होता क्या था पहले, यहाँ पे मतलब उस समय की बात है, पहले यही होता था कि अगर यहाँ पर फादर की डेथ हो गई है तो इसमें क्या होगा, पिता की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी लड़के के नाम में हो जाएगी। लेकिन इनके लड़का था नहीं, लड़की थी। तो क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी इनकी लड़की को मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक्ट ही हमारा कुछ और बोलता था। मैं आपको वो भी समझाऊंगा। हुआ क्या, इनके भाई और इनके भाई के बेटे के पास, इनके भाई के लड़कों के पास यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी चली गई। अब होता क्या, यहाँ पर जो इनकी डॉटर है, इनकी डॉटर के जो यहाँ पर बच्चे हैं, इनकी डॉटर के बच्चों ने यहाँ पर एक केस उठाया है। पहले अलग अलग कोर्ट के अंदर केस लेकर गए, फिर उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर गए ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब जो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ध्यान से सुनना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाला, इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वारिस अब लड़की भी होगी।
ठीक है, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। और ये प्रॉपर्टी की जो वारिस है ये लड़की, अब यहाँ पर आप कह सकते हो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी हैं, अगर यहाँ पर लड़की का हक है उस पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर लड़की यहाँ पर अपने हक को मांग सकती है। क्लियर हुआ? तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से और समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मुद्दा क्या है, आप एक चीज़ समझो। ठीक है, एक क्लियर पेज पर मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा मामला, फिर उसके बाद आप लोग आराम से रीड कर सकते हो। हाँ, हम लोग को यहाँ पर एक स्पेस खाली दिख रहा है, वैसे तो चलो स्पेस पहले भी खाली था, यहीं पर बात कर लेते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, मान लो आज के टाइम पर कैसा हो रहा है, एक पर्सन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो एक फादर है, अब इनके 2 बच्चे हैं, एक यहाँ पर एक डॉटर है और एक इनका सन है। ठीक है, एक लड़की है, एक इनका लड़का है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर फादर की अगर डेथ हो जाती है, और फादर फादर विल में लिख कर नहीं जाता, अपनी वसीयत में लिख के नहीं जाता कि मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, तो होगा क्या, आपको पता है कि हाँ लड़के के पास सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, है ना। ये यहाँ पे बोला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा 2005 के अंदर, यहाँ पर आप कह सकते हो एक केस को देखा गया। 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट कौन में किया? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 वाला था, इसके अंदर संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। बदलाव करके बता दिया कि भाई यहाँ पर जो भी एक तरीके से प्रॉपर्टी है वो लड़के की, मतलब अगर फादर जो भी यहाँ पर पिता है वो अगर वसीयत में लिख के नहीं गए, विल में लिख के नहीं गए किसके नाम में प्रॉपर्टी जाएगी, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हक डॉटर का भी रहेगा, डॉटर भी अपना हक मांग सकती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मामला सिर्फ 1956 तक रहेगा। मतलब जब से ये एक्ट आया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया था, तो 1956 के बाद से जितने भी प्रॉपर्टी के मसले हैं उन सभी मसलों पर डॉटर का भी हक रहेगा, जो भी इस प्रकार के मसले होंगे। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और हो सकती है। इसमें एक कंडीशन कैसी हो सकती है, मान लो यहाँ पे अगेन एक फादर है, फादर की एक डॉटर है। ठीक है, अब डॉटर के बाद इनका कोई सन नहीं है, इनका कोई बेटा नहीं है, तो क्या होगा, अगेन ये डॉटर यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी को एक तरीके से अपने नाम में करवा सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी इसके डॉटर के नाम में हो जाएगी। क्लियर हुआ? अगर फादर कोई विल में लिखकर जाता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी इसका नाम में कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पर इस ट्रस्ट को दे रहा हूँ, इस फंड को दे रहा हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसी के नाम में जाएगी जो भी लिख कर गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर लिख कर नहीं गए हैं और उनकी डॉटर है और सन नहीं है, तो वो डॉटर की सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, ये बोला गया। तो ये जो मसले हैं ये 1956 के बाद वाले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया था। लेकिन जो मैंने अभी आपको मुद्दा बताया है वो कौन सा है, जो करंट इशू सुप्रीम कोर्ट में गया है वो 1949 का है। तो यही तो मुद्दा था। तो जब ये इनके बच्चे हर कोर्ट में जा रहे थे तो कोर्ट वालों ने बोला कि देखो यार 1949 का मुद्दा है, यहाँ पर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये जो एप्लीकेबल हो रहा है मुद्दा वो 1956 के बाद से है। तो 1956 के बाद यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पर कोई किसी डॉटर का हक है, तो डेफिनेटली वो डॉटर यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को ले सकती है। लेकिन अब जो बदलाव किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बदलाव बहुत तगड़ा है। बहुत मतलब तगड़ा क्या, शानदार बदलाव कह सकते हो। वो बदलाव यह है कि 1956 के पहले भी अब कोई लिमिट नहीं है, सारी लिमिट तोड़ दो। देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद से ही जो भी प्रॉपर्टी के मसले हैं उन सब पे डॉटर का हक रहेगा। मतलब 1956 से पहले वाले मसलों में डॉटर का हक नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर 1956 के बाद भी आप कह सकते हो जितने भी मसले हैं वहाँ पर डॉटर प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है। बस इतना सा मामला था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आप लोग ये देख पाओगे 2005 में अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा छूट नहीं थी, बट यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मतलब पासा ही पलट दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला है मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने न्यूज़ में कवर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब प्रायर टू इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, अभी सिर्फ लागू होता था कि 1956 के बाद ही जो प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर डॉटर का हक होगा। 1956 के बाद ही यहाँ पर ये लागू होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब 1956 से पहले वाली भी कोई भी प्रॉपर्टी का मसला होगा उस पर भी डॉक्टर का हक रहेगा। तो मतलब जो केस आया है आज के टाइम पर, वहाँ पर जो जिस व्यक्ति की डॉटर थी, ठीक है, जिन व्यक्ति की डेथ हो गई थी, वो डॉटर अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर पाएंगी। क्लियर हुआ? तो ये मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो यहाँ पर आप मतलब भगवान ना चाहे यहाँ पर अगर डॉटर की भी डेथ हो जाती है, मतलब डॉटर की शादी हो गई कहीं पर और उस लड़की की डेथ हो जाती है, तो क्या ये प्रॉपर्टी उसके ससुराल वालों के पास चली जाएगी? तो ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर्टी वापस से घर के पास आ जाएगी। ठीक है, वापस से फादर और भी यहाँ पर जो भी लोग हैं, फादर हो गया, फादर नहीं है तो फादर के भाई, कोई भी हो सकता है, उनके घर वालों के पास आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ससुराल वालों के पास वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आप लोग को ये पूरा मसला समझा दिया है। इसके बारे में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो सब आपको पीपीटी में मिली जाएगी। पीपीटी आप लोग डाउनलोड कर लेना, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, जो ये अगला आर्टिकल है बात करता है 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन को लेकर। ये क्या है? तो आर्टिकल आप लोग जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट कर सकते हो। हाल ही में 4था एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, एक बातचीत हुई है। ठीक है, किस चीज़ को लेकर? टाइगर कंजर्वेशन को लेकर, टाइगर की प्रोटेक्शन को लेकर, टाइगर को बचाने के लिए।
नाउ इंडिया का जो एनटीसी है, आपको पता होगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग अभी टाइगर को री इंट्रोड्यूस करेंगे भारत के अंदर, मतलब टाइगर को और लाया जाएगा भारत के अंदर। अभी आपको पता होगा इससे पहले चीता के री इंट्रोडक्शन के ऊपर हमने काम किया है, अभी फिलहाल टाइगर को भी हम लोग अपने कंट्री के अंदर लेकर आएंगे ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर री इंट्रोड्यूस कहाँ से करेंगे, टाइगर रेंज कंट्री से, जहाँ पर आपको बहुत सारे टाइगर देखने को मिलेंगे जिस देश में, वहाँ से हम लोग लेकर आएंगे इंडिया के अंदर। क्लियर हुआ। ये जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस यही है कि हम लोग टाइगर को रिकवर कर सकें, और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडिया के अंदर, यहाँ पर इनको प्रोडक्शन देंगे हम लोग। प्लस ये जो कॉन्फ्रेंस है पूरा का पूरा, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मलेशिया के थ्रू, तो आपको ध्यान रखना है मलेशिया और साथ ही साथ ग्लोबल टाइगर फोरम ने इस पूरे कॉन्फ्रेंस को मैनेज किया। भारत ने बोला हम लोग टाइगर्स को री इंट्रोड्यूस करेंगे भारत के अंदर, और कहाँ से लेकर आएंगे, हम लोग लेकर आएंगे बहुत सारी टाइगर रेंज कंट्री से। टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन सी हो गई, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम, आप देख पाओगे यहाँ से हम लोग लेकर आने वाले हैं टाइगर्स को, मतलब इंडिया यहाँ पे इन कंट्रीज से कहीं ना कहीं टाइगर को री इंट्रोड्यूस करेगा। तो क्लियर हुआ। तो ये सारी मीटिंग कौन देख रहा था, ये सारी मीटिंग देख रहा था ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक पूरा का पूरा मंच बनाया गया, एक पूरा प्लेटफॉर्म, एक पूरा फोरम बनाया गया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं एक फाउंडिंग मेंबर है इस इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म का, जो कि यहाँ पर टाइगर रेंज कंट्रीज के अंदर आता है। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं इसका मेंबर देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया कौन कौन से देश यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंडिया भी इसका पार्ट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग टाइगर को री इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, खत्म हो गए तो हो गए, छोड़ो, क्यों वापस री इंट्रोड्यूस करना। देखो री इंट्रोड्यूस करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ये हमारी इकोलॉजी को वापस से रिवाइव करेगा। इकोलॉजी को रिवाइव करने के साथ साथ हमारी फूड चेन को मेंटेन करेगा। मतलब कहोगे मतलब क्या है, देखो आपको पता होगा हम लोग क्या करते हैं, लायन को बचाया जाए, टाइगर को बचाया जाए, चीता को बचाया जाए। ठीक है, इन सारे जो प्रीडेटर्स एनिमल्स होते हैं इनको बचाने के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। क्यों बचाने के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे प्रकृति को मेंटेन करके चलना है। इसका मतलब क्या है, देखो हमारी नेचर, हमारी प्रकृति की एक देन है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है, घास, पेड़ पौधे दिए हुए हैं। अब इन घास पेड़ पौधे को खाने के लिए बहुत सारे जानवर भी हैं। जानवर जैसे कि हिरण हो गया, और भी बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। हिरण के साथ साथ आप देख पाओगे यहाँ पर पिग हो गया, या आप लोग देख पाओगे एक तरीके से बारहसिंगा हो गया, बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलने वाले हैं, है ना। अब होता क्या है, अब इन जानवर को खाने के लिए, मान लो हिरण को खाने के लिए कौन सा है, हिरण को खाने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर टाइगर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब टाइगर ये खत्म हो जाएगा, टाइगर पूरी तरह से विलुप्त हो गए मान लो, तो टाइगर विलुप्त हो गए, हिरण की जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हिरण की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पर टाइगर कोई है नहीं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये लोग खाएंगे यही पेड़ पौधे। अब ये पेड़ पौधे यहाँ पर खाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरमेंट है वो यहाँ पर डैमेज होगा। ठीक है, पेड़ पौधे यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार का चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर प्रकृति ने खुद हम लोग को यहाँ पर नेचुरली ये दिया है। ये टाइगर क्या करता है, इस पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, हमारे पेड़ पौधे को बचाता है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस हुआ। उसके बाद यहाँ पर फूड चेन, मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से जो ये जानवर ये घास खा रहा है, और टाइगर यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके एक कंट्रोल लेवल पे रखता है। इसी वजह से बोलते हैं कि जो टाइगर हो गया, लायन हो गया, इनकी पॉपुलेशन को बचाया जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जानवरों की जो जनसंख्या है उसको मेंटेन करके रखते हैं। इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है फूड चेन के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद बात करें तो हम लोग टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए जाते हैं। इनिशिएटिव्स के बारे में मेंस में क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना। इनिशिएटिव्स के अंदर पहला है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर आप देख पाओगे टाइगर को इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाल रखा है। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब यहाँ पर ये बहुत खतरे में है, इसको खतरे में से बचाना पड़ेगा हम लोगों को। अब ये खतरे में है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, आने वाले टाइम पर कभी भी विलुप्त हो सकता है। तो विलुप्त हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो इकोलॉजी है उसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए टाइगर को बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नाउ क्वेश्चन यह है कि टाइगर की पॉपुलेशन आखिरकार कहाँ पर स्टैंड करती है भारत के अंदर। तो इंडिया आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करता है, लगभग 70% जो टाइगर की पॉपुलेशन है दुनिया भर में वो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। इंडिया यहाँ पर घर है बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स का। अब यहाँ पर आपको बताना है इंडिया के अंदर क्या 51 टाइगर रिजर्व है, 51 है या फिर कितने हैं। यहाँ पर मुझे लगता है ये डेटा रॉन्ग है, आप लोग करेक्ट करो क्या है ये डेटा। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ भारत के अंदर आज के टाइम पर टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। यहाँ पर बताया गया 51 है, तो मुझे ये तो गलत लग रहा है। ठीक है, आप लोग बताना इसका सही आंसर क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में कि भारत के अंदर आज के टाइम पर टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। ये जो 51 वाला था ये कौन सा था, ये 51 वाला टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर था। यहाँ पर इसका नाम है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आप लोग को ये भी बता दिया। प्लस आज के टाइम पर हम लोग टाइगर की प्रोटेक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारे जानवर को बचाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, चाहे वो स्नो लेपर्ड हो, डॉल्फिन हो, लायन हो, चीता हो, इनको बचाने के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। भारत के अंदर टाइगर रिजर्व्स का स्टेटस क्या है आप देख पाओगे, ये सारे टाइगर रिजर्व्स आप लोग को नजर आएंगे, जो भी यहाँ पर आज के टाइम पर टोटल आपको जितने भी टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ।
फिलहाल तो मैं आप लोग के लिए आज क्वेश्चन लगाना भूल गया हूँ। ये वही वाले क्वेश्चन है जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ। बाकी आप अपना मुझे सजेशन ज़रूर देना कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या A4 शीट में मैनेज करें। A4 शीट में मैनेज करेंगे तो आई होप शायद आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, आप लोग यहाँ पर उसका प्रिंट आउट निकाल पर पाओ। ठीक है, हो सकता है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो पाए, हो सकता है मुझे PPTs को सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा यहाँ पर एक PPT को क्रिएट कर पाऊँ और आप लोगों को जो बेहतरीन कंटेंट मिलता रहा है उसी को यहाँ पर देता रहूँ। फिलहाल आर्टिकल हमने आज कम ही लिए थे, जैसे मैंने आपको बताया। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिकवर हो जाऊँ यार। ठीक है, थ्रोट में भी काफ़ी पेन है, लेकिन यह है कि धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो चीज़ें कवर हो रही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर हो जाऊँ तो उसके बाद हम लोग अपने वापस से कंटेंट को क्रिएट करेंगे जैसा हम लोग कर रहे थे। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।